आज बात करते हैं नेपाल की। वहां हाल ही में जो हुआ वो एक तरह की चेतावनी है। सोचिए, एक छोटा सा सरकारी फैसला और देखते ही देखते पूरा देश एक बड़े राजनीतिक संकट में फंस गया। तो चलिए समझते हैं कि कैसे एक डिजिटल दुनिया की चिंगारी ने असल दुनिया में इतनी बड़ी आग लगा दी। और नतीजा वाकई चौंकाने वाला था। छात्रों और युवाओं ने मिलकर संसद पर ही धावा बोल दिया और हालात इतने बिगड़े कि देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया। पूरे देश में जैसे एक भूचाल सा गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी पॉलिटिकल सुनामी आई कैसे? इसकी वजह थी एक ऐसा फैसला जिसे शायद बहुत मामूली समझा गया था, सोशल मीडिया पर पाबंदी। तो चलिए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। तो ये पूरा मामला शुरू कहाँ से हुआ? इस विद्रोह की आग भड़की कैसे? सबकी शुरुआत हुई सरकार के बस एक ऑर्डर से। 4 सितंबर 2025 को नेपाल सरकार ने एक झटके में देश के 26 सबसे पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एक्स सब पे बैन लगा दिया गया। अब सरकार ने इसके पीछे रीजन क्या दिया? उन्होंने कहा कि ये कंपनियां ना नए रूल्स फॉलो नहीं कर रही थी। जैसे उन्हें नेपाल में लोकल रजिस्टर करना था, एक ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंट करना था और जो भी फ्लैग्ड कंटेंट हो उसको हटाना था। पर इन कंपनियों ने ऐसा किया नहीं। और बस इस बैन के खिलाफ देश के युवाओं ने मोर्चा खोल दिया। हामी नेपाल जैसे संगठनों ने सब कुछ ऑनलाइन ही ऑर्गेनाइज किया और शांतिपूर्ण प्रदर्शनों की अपील की। कमाल की बात यह थी कि ये पूरा आंदोलन जेनजी लीड कर रहा था, पूरी तरह से डिजिटल। लेकिन देखिए, ये मामला सिर्फ सोशल मीडिया बैन का नहीं था। वो तो बस एक चिंगारी थी जिसने उस बारूद में आग लगा दी जो सालों से जमा हो रहा था। असली वजह वो तो कहीं ज्यादा गहरी थी। 110वां, ये कोई आम नंबर नहीं है। सोचिए, 2023 के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में नेपाल की रैंक थी 110। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों के अंदर करप्शन को लेकर कितना गुस्सा भरा हुआ था। और इस गुस्से को और हवा दी #NepoKids हैशटैग ने, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें पॉलिटिशियंस के बच्चों की लग्जरी ट्रिप्स, डिजाइनर कपड़ों में फोटोज शेयर हो रही थीं। अब सोचिए, एक ऐसे देश में जहां हर 4 में से एक इंसान गरीबी रेखा के नीचे है, ये देखकर लोगों को कैसा लगा होगा? करप्शन तो था ही, पर एक और बहुत बड़ी समस्या थी, और वो थी निराशा, खास करके युवाओं में। 2024 का डेटा देखें तो नेपाल में लगभग 1/3 यानी 1/3 युवा बेरोजगार थे। ये नंबर पड़ोसी देश भारत से भी कहीं ज्यादा था। और जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो ये नंबर सब कुछ साफ कर देता है। $1,400 ये थी 2023 में नेपाल की पर कैपिटा एनुअल इनकम, यानी साल भर की कमाई। महीने का हिसाब लगाएं तो लगभग $115। इतने कम पैसों में रोजमर्रा की जिंदगी चलाना भी कितना मुश्किल होगा। तो ये सब तो थे इमीडिएट रीजंस, लेकिन सच तो ये है कि नेपाल की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कोई नई बात नहीं है। इसका इतिहास बहुत लंबा है। ये जो अभी हुआ, ये तो बस उस लंबी कहानी की एक और कड़ी है। नेपाल का पॉलिटिकल इतिहास देखें तो उतार चढ़ाव से भरा पड़ा है। कहानी शुरू होती है 1768 में शाह डायनेस्टी से। फिर 1846 में राणा डायनेस्टी का शासन आया। 1960 में पंचायत सिस्टम, और फिर 1990 में हुआ पहला जन आंदोलन। इसके बाद सिविल वॉर हुई, रॉयल टेकओवर हुआ, और आखिरकार 2008 में मुनार्की खत्म हुई। सोच सकते हैं कितना लंबा और टर्ब्यूलेंट सफर रहा है ये। और एक फैक्ट है जो इस पूरी समस्या की गहराई बताता है। सुनिए, 1990 में डेमोक्रेसी आने के बाद से आज तक नेपाल में एक भी सिंगल गवर्नमेंट अपना 5 साल का टर्म पूरा नहीं कर पाई है। लगातार बदलती सरकारें जैसे देश की पहचान ही बन गई हैं। अब नेपाल का ये जो इंटरनल क्राइसिस है, इसका असर सिर्फ नेपाल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरे रीजन पर और खास करके भारत पर पड़ रहा है। भारत, जिसका नेपाल के साथ एक ओपन बॉर्डर है, फौरन हाई अलर्ट पर आ गया। बिहार और उत्तर प्रदेश में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, काठमांडू के लिए फ्लाइट सस्पेंड कर दी गई, और शायद सबसे चिंता की बात, नेपाल की जेलों से 13,500 से ज्यादा कैदी भाग निकले। इससे बॉर्डर पर सिक्योरिटी रिस्क और भी बढ़ गया। और देखिए, नेपाल की ये घटना कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं है। ये साउथ एशिया में चल रहे एक बड़े पैटर्न का हिस्सा लगता है।
पिछले कुछ सालों में हमने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश में भी ऐसी ही पॉलिटिकल उथल-पुथल देखी है, जहां लोगों के गुस्से ने सरकारों की बुनियाद हिला दी। तो इन सब के बाद सबसे बड़ा सवाल अब यही उठता है, नेपाल के लिए आगे क्या? देश यहां से किस तरफ जाएगा? फिलहाल सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एक तरफ हैं प्रेसिडेंट और आर्मी जो बातचीत के लिए बुला रहे हैं। दूसरी तरफ हैं प्रोटेस्ट कर रहे युवा जो डिस्कॉर्ड जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपनी मांगें डिस्कस कर रहे हैं, जैसे पार्लियामेंट भंग करना और नए इलेक्शंस करवाना। और इस सब के बीच पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह भी सोल्यूशन की अपील कर रहे हैं, जिससे उनकी वापसी की अटकलें भी तेज हो गई हैं। तो नेपाल आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, एक दौराहे पर। सवाल ये है कि क्या ये युवाओं का डिजिटल रिवोल्ट नेपाल को सालों पुरानी इंस्टेबिलिटी के साइकिल से आज़ाद करा पाएगा, या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा और देश वापस मोनार्की के साए में चला जाएगा? इसका जवाब फिलहाल तो सिर्फ वक्त ही दे सकता है।